दोस्तों, कहते हैं ना, न्याय देर से मिले तो भी मिलना चाहिए, क्योंकि देर से मिला न्याय भी एक नई उम्मीद जगाता है। आज की कहानी ऐसी ही एक बहादुर लड़की मनीषा की है, जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन जब मदद के लिए पुलिस के पास गई तो उसे वहां भी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। फिर आगे जो हुआ वो पूरे सिस्टम के लिए एक मिसाल बन गया, क्योंकि जब एक महिला डीएम ने इंसाफ के लिए कमर कसी तो पूरे शहर ने देखा कि ईमानदारी और हिम्मत से बड़ा कोई कानून नहीं होता। दोस्तों, डीएम साहिबा एक गरीब लड़की का भेष बनाती हैं। वो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनती हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाती हैं। शाम के तकरीबन 8:30 से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में वो एक थाने में जाती हैं और वहां जाकर दरोगा साहब से अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहने लगती हैं। लेकिन दरोगा शाम के समय किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखा करता, इसलिए वो उन्हें मना कर देता है। डीएम साहिबा उससे बार बार आग्रह करती हैं, परंतु वो दरोगा लगातार मना करता रहता है। जब डीएम साहिबा वहां से पीछे नहीं हटती तो दरोगा उन्हें धमकाकर वहां से भगा देता है और हवलदार से कहता है, अगर ये नहीं जाए तो इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो। उसके बाद जैसे ही दरोगा को पता चलता है कि सामने जो गरीब लड़की के भेष में है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की डीएम साहिबा हैं, तो वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैरों में गिर जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से डीएम साहिबा इस तरह से उस थाने के अंदर गई थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और उनकी एक बेटी मनीषा थी। मनीषा के 2 छोटे भाई भी थे जो अभी छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे। मनीषा ने पढ़ लिखकर ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन करने के बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझते हुए वो एक जगह पर जाकर छोटी सी नौकरी करने लगी। वो रोजाना शाम को लगभग 7:30 से 8 बजे तक अपने गांव लौट आती थी। इसी तरह उसकी दिनचर्या चल रही थी। परिवार के पास भले ही अधिक रुपया पैसा नहीं था, लेकिन खुशियां भरपूर थीं। वो परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था। मनीषा अक्सर शाम के समय घर आया करती थी, लेकिन एक दिन जब वो शाम को काम से निकल रही थी तो रास्ते में कुछ बदमाश लड़के जो उसी गांव के थे उसका पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच गए जहां वो काम किया करती थी। मनीषा जैसे ही उन लड़कों को देखती है तुरंत समझ जाती है कि ये वही लोग हैं। दरअसल जब भी मनीषा अपने घर से काम पर जाती या लौटती थी तो रास्ते में एक परचूल की दुकान पड़ती थी। उस दुकान पर अक्सर कुछ लड़के बैठे रहते थे। मनीषा के वहां से गुजरने पर वे उसकी ओर घूर घूर कर देखा करते और आपस में तरह तरह की बातें किया करते थे। इसलिए जब मनीषा ने उन लड़कों को अपने कार्यस्थल के पास देखा तो उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। यही सोचकर वो वहां से भागने लगी। भागते भागते वह लगभग 300 मीटर दूर स्थित एक ऑटो स्टैंड तक पहुंच गई। ऑटो स्टैंड पर 2-3 ऑटो खड़े हुए थे। जब उन लड़कों ने मनीषा को ऑटो स्टैंड की तरफ भागते हुए देखा तो आपस में कहने लगे, कोई बात नहीं, आज तो बच गई है, लेकिन कल इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वे वहां से पीछे मुड़ गए और भाग निकले। मनीषा जैसे तैसे करके एक ऑटो में बैठ गई, लेकिन इन सब घटनाओं से वह पूरी तरह हताश और उदास हो चुकी थी। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। इसके बाद मनीषा किसी तरह अपने घर पहुंची, लेकिन आज उसे घर पहुंचने में काफी देर हो गई थी। लगभग 9:30 बज चुके थे। जब वह घर पहुंची तो उसके माता पिता चिंतित होकर उससे मिलने आए और पूछने लगे, बेटी, आज इतनी देर कैसे हो गई? पहले तो मनीषा सोचने लगी कि घर वालों को क्या बताऊं, लेकिन उसके मन में वे बातें घूमने लगीं जो उन लड़कों ने कही थी। आज तो बच गई है, लेकिन कल हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर मनीषा मजबूर हो गई और उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। उसने कहा, माँ, बाबूजी, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसने उन दोनों गांव के लड़कों के नाम भी अपने माता पिता को बता दिए। जैसे ही पिता उन दोनों लड़कों के नाम सुनता है वो एकदम से हैरान रह जाता था, क्योंकि वे गांव के बहुत ही दबंग परिवार से थे। मनीषा का पिता चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था।
इसके बाद मनीषा अपने माता पिता से कहने लगती है, उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तूने शिकायत कर दी तो हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए मनीषा फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर उसके माता पिता भी रोने लगते हैं। माँ उसे अपने गले से लगाती है और कहती है, बेटी कोई बात नहीं, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पिता है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन पिता के मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर मैंने उन लड़कों से कुछ कहा तो उनका परिवार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इन सब बातों को सोचते सोचते पिता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो परेशान होकर सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों से मदद मांगे। यही सोचकर मनीषा का पिता अपनी बेटी को साथ लेकर थाना पहुंचता है और वहां रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है। अब तक रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही बाप बेटी वहां पहुंचते हैं तो दरोगा थाने के अंदर आराम कर रहा होता है। उसी दौरान दोनों अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने के बाहर पहुंचते हैं। बाहर खड़ा सिपाही उनसे पूछता है, हाँ, आपको क्या काम है और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मनीषा का पिता कहने लगता है, साहब, मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, आप लोगों को इसकी शिकायत लिखनी होगी। ये सुनकर हवलदार कहता है, अगर आपको शिकायत लिखवानी है तो आपको बड़े साहब से बात करनी होगी, वो अभी ऑफिस के अंदर आराम कर रहे हैं। ये सुनकर मनीषा का पिता ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हवलदार उसे रोक देता है और कहता है, देखो, ये साहब के आराम करने का समय है। मैं तो यही कहूँगा कि तुम सुबह आना, वरना दरोगा साहब तुम पर चिल्लाने लगेंगे और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी। इस समय पर वो किसी का काम नहीं किया करते, तो आप सुबह आ जाना। लेकिन तभी वो बाप कहने लगता है, साहब, मेरी जो बेटी है उसका 2 लड़कों ने पीछा किया था और वे कह रहे थे कि तुझे कल देखेंगे। अगर उन पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है कि वे मेरी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि मेरी बेटी एक जगह पर काम करने जाती है और उन लोगों को उस जगह के बारे में पता है। ये बात सुनकर जो हवलदार था वो कहता है, ठीक है भाई, अगर आपको जाना है तो बेशक चले जाओ, मेरा तो फर्ज था आपको बताने का। ऐसा कहकर हवलदार उन्हें आगे का रास्ता दिखा देता है और दोनों बाप बेटी उस ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं जहां पर दरोगा साहब फिलहाल आराम कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद मनीषा का पिता दरोगा साहब के सामने हाथ जोड़ता है और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है। अब जैसे ही दरोगा देखता है कि इतनी रात में कोई रिपोर्ट लिखवाने आया है, तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो बड़ी ही हीन दृष्टि से उनकी तरफ देखने लगता है। जब मनीषा के पिता की पूरी कहानी खत्म हो जाती है तो दरोगा कहने लगता है, तो फिर इसमें क्या हो गया? वो लड़के तुम्हारी बेटी का पीछा कर रहे थे ना, लेकिन उन्होंने ना तो तुम्हारी बेटी को हाथ लगाया है और ना ही कुछ और किया है, तो इसमें किस बात की रिपोर्ट लिखूं? इसी वजह से दरोगा उन्हें धमकाने लगता है और कहता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं किस बात की रिपोर्ट लिखूं? पहले तुम्हारी बेटी के साथ कुछ होने दो, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, वरना मेरे ख्याल से जो कहने वाले हैं वे कुछ नहीं करेंगे। अब इस बात को सुनकर मनीषा का पिता उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, साहब, आप ही हमारा सहारा हैं। हम सीधे उन लोगों से कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कानून चाहे तो उन्हें सजा दे सकता है। जिन्होंने ये बात कही है वे करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कल को मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इस बात को सुनकर दरोगा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, भाई देखो, ये कानून है और कानून तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा। जब तक तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ नहीं है तब तक हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को लेकर चले जाओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कुछ होता है तो यहाँ आकर रिपोर्ट लिखवा देना। ऐसा कहकर दरोगा ने दोनों बाप बेटी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ये बात सुनकर पिता मायूस चेहरा लेकर उस ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। अब हवलदार जब ये सब देखता है तो उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उनसे कहता है, देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि दरोगा साहब इस समय किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटी वहाँ से मायूस होकर अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुँचने के बाद पिता चुपचाप अपने कमरे में घुस जाता है। उस शाम पिता ने खाना भी नहीं खाया और अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने लगता है। उधर माँ अपने बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में आराम कर रही होती है। इस तरह पूरी रात यूं ही निकल जाती है।
सुबह सुबह जब मनीषा की माँ अपने पति के कमरे में जाती है और उन्हें जगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि पिता पूरी रात सोचते सोचते इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। ये सब देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही मनीषा अपनी माँ को रोते हुए देखती है, वो भी वहां आती है और माँ के साथ फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी आवाजें सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। वे लोग स्थिति को समझते हैं और सांत्वना देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले का खेल है, जो हो गया सो हो गया, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। ऐसा कहकर अड़ोसी पड़ोसी उन्हें सहारा देते हैं और फिर मनीषा के पिता का अंतिम संस्कार कराते हैं। अंतिम संस्कार के बाद मनीषा ने अपनी ड्यूटी पर जाना बंद कर दिया। अब तक तो ये था कि अगर बेटी नहीं कमाती है तो पिता कमा लेगा, लेकिन फिलहाल अब पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और बेटी उन लोगों के डर की वजह से अपने घर के अंदर बैठी हुई है। इसके बाद दोनों माँ बेटी इस बारे में गहन सोच विचार करती हैं और सोचने लगती हैं कि हमें इस विषय पर अपने अड़ोस पड़ोस से बात करनी चाहिए। कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उन लोगों के खिलाफ जाकर हमारी मदद करेगा और हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। इसी बात को सोचकर मनीषा और उसकी माँ अड़ोस पड़ोसियों से इस बारे में जिक्र करती हैं और सबको अपनी बात बताने लगती हैं। ये सब बताते हुए दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि वे इस समय बहुत लाचार थीं। मनीषा के भाई छोटे थे और पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वे ये सब देखकर पीछे हट जाते हैं और कोई भी आगे आकर उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जिन लड़कों के बारे में मनीषा बता रही थी वे बहुत दबंग प्रवृत्ति के थे। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ कह देता तो वे झगड़ा करने पर उतर आते थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति दूसरे की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था और सब लोग चुप रह जाते हैं। इन सब बातों को देखकर मनीषा और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे कर भी क्या सकती थीं? इसलिए वे अपने घर के अंदर ही रहने लगती हैं, क्योंकि उनके पास और रास्ता नहीं था। एक दिन मनीषा और उसकी माँ घर के अंदर बैठी हुई थीं। तभी अचानक मनीषा के ऑफिस का बॉस उनके घर आता है। वो मनीषा से मिलने और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाने आया था। उसने मनीषा से पूछा, तुम नौकरी पर क्यों नहीं आ रही हो? क्योंकि मनीषा के पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए ये खबर ऑफिस वालों तक पहुंच गई थी। उन्हें लगा कि मनीषा कुछ दिनों की छुट्टी ले रही होगी, लेकिन पिता की मौत के कई दिन बाद भी जब वो ऑफिस नहीं आई तो बॉस खुद उससे मिलने आ गया। मनीषा और उसकी माँ रो रो कर अपने बॉस को पूरी बात बता देती हैं। मनीषा कहती है, सर, इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं आ रही थी। ये बात सुनकर उनका बॉस हैरान रह जाता है, क्योंकि वो यहाँ का नहीं था, वो किसी दूसरे राज्य से आकर यहाँ काम कर रहा था। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। इस पर मनीषा बताने लगती है, सर, हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन वहाँ के दरोगा ने कहा कि जब तक तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं है तब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, जब कुछ होगा तब रिपोर्ट लिख लेंगे। इसके बाद मनीषा का बॉस थोड़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करता है और फिर कहता है, ठीक है मनीषा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर मनीषा अपने बॉस की ओर देखती है और पूछती है, सर, आप मेरी इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, मनीषा, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि इन पुलिस वालों से ऊपर भी कई अधिकारी होते हैं। उनमें से कोई न कोई अधिकारी अवश्य मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। वैसे मैं पर्सनली यहाँ की डीएम साहिबा को जानता हूँ। दरअसल मनीषा के बॉस ने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन आखिरी चरण में उनका चयन नहीं हो पाया था। इसी वजह से वे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लगे। तैयारी के दौरान वे इसी डीएम साहिबा के साथ पढ़ाई किया करते थे, इसलिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो आगे कहते हैं, यहाँ की जो डीएम साहिबा हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम और तुम्हारी माँ दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वे इस मामले में तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। इतना कहकर मनीषा का बॉस दोनों माँ बेटी को उसी गाड़ी में बैठा लेता है जिससे वो उनके घर आया था। वो दोनों को लेकर सीधा डीएम साहिबा के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां जाकर वो डीएम साहिबा से मिलकर बात करने लगता है। डीएम साहिबा मनीषा के बॉस को अच्छी तरह पहचानती थीं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कहिए, आपको क्या काम है? आप किस वजह से यहाँ आए हैं? तब मनीषा का बॉस पूरी बात विस्तार से बताने लगता है। वो कहता है, मैडम, ये मेरी एम्प्लॉय है, ये बहुत ज्यादा परेशान है।
इसके गांव के 2 दबंग लड़के इसे और इसके परिवार को तंग करते हैं। इसी कारण ये ऑफिस नहीं आ पा रही है। लगातार मानसिक तनाव में रहने के कारण इसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और स्थानीय पुलिस वाले इसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद डीएम साहिबा को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि पुलिस का काम ही ये होता है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति की मदद की जाए और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे सही किया जाए। लेकिन यहाँ पुलिस अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही थी। अगर पुलिस वाले उन दबंग लड़कों को थोड़ी सी भी चेतावनी दे देते तो शायद उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वे दोबारा ऐसा कुछ करें। लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया और उसी की वजह से मनीषा को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। ये सब सुनने के बाद डीएम साहिबा मनीषा और उसकी माँ को आश्वासन देती हैं और कहती हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इस मामले में कार्रवाई करूंगी और जब कार्रवाई होगी तो तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा। ऐसा कहकर डीएम साहिबा ने उन्हें भरोसा दिलाया और फिर वहां से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मनीषा का बॉस मनीषा और उसकी माँ को उनके घर पहुंचाता है। घर छोड़ने के बाद वो भी उन्हें हिम्मत देता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए, डीएम साहिबा बहुत ईमानदार हैं, वे आपके केस पर जरूर काम करेंगी। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। उधर डीएम साहिबा इस पूरे मामले के बारे में सोचने लगती हैं। पहले तो वे सोचती हैं कि एसपी साहब को फोन करके बता दिया जाए कि आपके थाने में ऐसी लापरवाही हो रही है ताकि वे तुरंत कार्रवाई करें। लेकिन फिर वो सोचती हैं कि हो सकता है एसपी साहब भी इस मामले में किसी न किसी रूप में शामिल हों, इसलिए बेहतर होगा कि वो खुद जाकर मामला देखें। इसी निर्णय के साथ डीएम साहिबा अपनी एक छोटी सी टीम का गठन करती हैं और शाम के समय, ठीक उसी समय जब मनीषा ने बताया था कि दरोगा थाने में आराम करता है, डीएम साहिबा जांच पर निकल पड़ती हैं। वो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनती हैं और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उसके बाद वो अपनी टीम को लेकर थाने की तरफ बढ़ने लगती हैं। थाने से लगभग 200 मीटर पहले वो अपनी टीम को वहीं रोक देती हैं और कहती हैं, जैसे ही मैं कॉल करूं तुम लोग तुरंत थाने के अंदर आ जाना और स्थिति को संभाल लेना। टीम पूरी तरह से तैयार रहती है। इसके बाद डीएम साहिबा अकेले थाने के अंदर चली जाती हैं। वहां पहुंचकर उन्हें सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा मनीषा ने बताया था। दरोगा थाने के अंदर आराम कर रहा था। डीएम साहिबा अपनी पहचान छिपाकर रिपोर्ट लिखवाने का अनुरोध करती हैं, लेकिन थानेदार आलस भरे अंदाज में कहता है, अभी तो आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है तो रिपोर्ट किस बात की लिखवानी है। डीएम साहिबा कहती हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आपकी रिपोर्ट लिखने का क्या फायदा होगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप पहले ही कार्रवाई कर दो ताकि वे लोग मुझे कुछ नुकसान पहुंचा ही न सकें। ये सुनकर दरोगा कहता है, देखो बेवजह मेरा टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन डीएम साहिबा उनसे बार बार विनती करने लगती हैं और कहती हैं, साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं रहे, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगी, कौन मेरी फरियाद सुनेगा। ये सुनकर दरोगा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ के हवलदार से कहता है, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, धक्का देकर भगा दो। जैसे ही डीएम साहिबा ये सुनती हैं कि दरोगा ने उन्हें धक्का देकर निकाल देने का आदेश दिया है और हवलदार उनकी ओर बढ़ने लगता है, तो वो तुरंत उसे रोकने के लिए कहती हैं। इसके साथ ही वो अपना फोन निकालकर अपनी टीम को कॉल करती हैं। कुछ ही पल बाद डीएम साहिबा अपना मास्क उतारती हैं और सबके सामने कहती हैं, मैं इस जिले की कलेक्टर हूँ और तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना कहते ही उनकी पूरी टीम थाने के अंदर पहुंच जाती है और स्थिति अपने नियंत्रण में ले लेती है। ये देखकर दरोगा के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि जिसे वो धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था वो तो खुद जिले की डीएम है। डर और घबराहट में दरोगा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो तुरंत डीएम साहिबा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन डीएम साहिबा अपनी टीम के एक सदस्य को बुलाकर कहती है, सबसे पहले इसे मुझसे दूर हटाओ। हटाए जाने के बाद डीएम साहिबा उसे कड़ी चेतावनी देती है और कहती है, तुम जो कर रहे थे वो बिल्कुल गलत है। कोई गरीब व्यक्ति थाने में अपनी मदद की उम्मीद लेकर आता है, लेकिन तुम लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम्हारी सारी करतूत मैंने रिकॉर्ड कर ली है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
इसके बाद डीएम साहिबा एसपी साहब को फोन करती हैं और उन्हें तुरंत थाने पर बुला लेती हैं। एसपी साहब के पहुंचने के बाद डीएम साहिबा उनके सामने पूरा मामला रख देती है और कहती है, आपकी पुलिस ऐसे काम कर रही है, क्या इन लोगों ने किसी गरीब की मदद ना करने की कसम खा रखी है। जब एसपी साहब थाने पहुंचते हैं तो सबसे पहले वे दरोगा की जमकर क्लास लेते हैं। उसे कड़ी फटकार लगाने के बाद तुरंत लाइन हाजिर कर देते हैं। इसके बाद डीएम साहिबा एसपी साहब से उन दोनों लड़कों पर कार्रवाई करने के लिए कहती हैं। तत्काल उसी थाने से एक जिप्सी भेजी जाती है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जाते हैं और उन दोनों लड़कों को पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं। उसके बाद डीएम साहिबा अपनी गाड़ी भेजकर मनीषा और उसकी माँ को थाने बुलवा लेती हैं। जब वे दोनों आती हैं तो डीएम साहिबा मनीषा से पूछती हैं, यही है वो दो लड़के? मनीषा कहती है, हाँ मैडम, यही है वो दोनों। तभी डीएम साहिबा उन लड़कों के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और सख्त स्वर में कहती हैं, क्या कह रहे थे तुम कि आज तो बच गई है लेकिन अगली बार नहीं बचेगी? अगर तुम में थोड़ी भी हिम्मत है तो एक शब्द भी अपनी जुबान से निकल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और तुम भला इस लड़की के साथ क्या करने की सोच रहे थे। एसपी साहब भी उन लड़कों से कठोर लहजे में कहते हैं, हिम्मत है तो दोबारा वही बात कहकर दिखाओ जो तुमने कही थी। ये सुनते ही दोनों लड़के डर के मारे कांपने लगते हैं। उनके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी डीएम साहिबा मनीषा की ओर मुड़कर कहती हैं, मनीषा, अब तुम चिंता मत करो, बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जियो। जब तक मेरी ड्यूटी इस जिले में है तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो सीधे मेरे ऑफिस आना, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते हुए डीएम साहिबा वहां से निकलने लगती हैं। जाते जाते वे एसपी साहब को हिदायत देती हैं, इस दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कोई भी अधिकारी ऐसा करने की हिम्मत न जुटा सके। इसके बाद मनीषा बेफिक्र होकर अपना काम करने के लिए जाने लगती है। जब उसके बॉस मनीषा से पूछते हैं, मनीषा कुछ हुआ या नहीं, तो वो मुस्कुरा कर कहती हैं, सर बहुत कुछ हो गया और यही काफी है। अब जिंदगी में कभी भी वो लोग मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर मनीषा बड़ी खुश नजर आती है और फिर अपनी ड्यूटी पहले की तरह करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें एक लड़की को कुछ लड़कों ने परेशान किया और जब वो रिपोर्ट लिखवाने गई तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। लेकिन बाद में एक ईमानदार डीएम साहिबा ने ऐसा एक्शन लिया कि ये घटना सभी पुलिस वालों के लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी मनीषा और एक ईमानदार डीएम साहिबा की, जिन्होंने साबित किया कि जब हौसला और सच्चाई साथ हों तो सिस्टम की सबसे ऊंची दीवारें भी झुक जाती हैं। हर उस लड़की के लिए ये कहानी एक प्रेरणा है जो अन्याय के सामने चुप रह जाती है। याद रखो, आवाज उठाना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। आप डीएम साहिबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनीषा के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी सोच कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।